हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एवरीथिंग में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज के इस करंट अफेयर्स के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 जनवरी, 16 जनवरी और 17 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स। दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं ये 3 दिनों का करंट अफेयर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? ऑप्शन है आपके योगेश सिंह, विजयवीर सिद्धू, ओम प्रकाश, सौरभ चौधरी। देखिए क्वेश्चन क्या है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 की बात हो रही है, पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में। देखिए ये बहुत टाइप की इवेंट होती हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। किसमें जीता है 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में? किसने जीता है? ऑप्शन ए जो है योगेश सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, ये कहाँ पर ये प्रतियोगिता आयोजित की गई? ये इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित की। योगेश सिंह जो है इन्होंने 573 स्कोर किया, 573, और 570 जो स्कोर किया वो किसने किया? ओमान के मुआद अल बलूसी ने 570 का स्कोर किया और इनको क्या मिला? सिल्वर मेडल मिला। अब बात करते हैं कि योगेश सिंह, पंकज और अक्षय जैन, ये भारतीय तिकड़ी थी, इन्होंने भी एक गोल्ड मेडल जीता। ये किस में जीता? देखो ये बात ध्यान देने योग्य है, 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में। तो बात यहाँ पर ये है कि जो तिकड़ी थी इन्होंने 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में जीता और योगेश सिंह ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में ये जीता। ये दोनों ही प्रतियोगिताएं पुरुषों के लिए होती हैं। सेंटर फायर में क्या होता है कि 60 राउंड फायर करने होते हैं और इसमें क्या करना है, 20 राउंड, तीन राउंड में 20 राउंड फायर करने होते हैं। किसमें? स्टैंडर्ड में। तो स्टैंडर्ड में 3 राउंड में अलग अलग समय में 20 राउंड फायर करने होते हैं। इसमें योगेश सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन तिकड़ी ने किस में जीता? सेंटर फायर पिस्टल में। सेंटर फायर पिस्टल भी पुरुषों का इवेंट है। इसमें 2 राउंड में 60 गोलियां चलानी पड़ती हैं। इसमें क्या किया? 2 राउंड में 60 गोलियां चलानी पड़ती हैं। अगर बात करें हम कुल पदक यानी कि टोटल मेडल जो हैं, 15 गोल्ड मेडल जीते हैं, 10 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो कुल मिलाकर 15 स्वर्ण मेडल यानी कि 15 गोल्ड मेडल जीते हैं, 10 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और शीर्ष है पदक तालिका में भारत शीर्ष स्थान पर है। 4 पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा भी इनको हासिल हुआ है। तो अब बात करते हैं ओलंपिक की शूटिंग की। देखिए तीरंदाजी और शूटिंग अलग अलग होती है। शूटिंग स्पर्धा में क्या होता है, इसकी जो प्रतियोगिता होती है इसमें 3 तरह की बंदूक, कौन कौन सी बंदूक, जिसको कि हम बोलते हैं राइफल, पिस्टल और शॉटगन। राइफल और पिस्टल जो होती है ये इंडोर स्टेडियम में इसका क्या होता है, शूटिंग होती है, और शॉटगन की क्या होती है, आउटडोर में होती है। राइफल और पिस्टल में क्या किया जाता है, जो स्थिर टारगेट यानी कि जो फिक्स टारगेट होते हैं उन पर निशाना लगाया जाता है और शॉटगन में मूविंग टारगेट पर निशाना लगाया जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन था खेल से संबंधित। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ लिथियम अन्वेषण और खनन परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि भारत ने किस देश के साथ लिथियम के अन्वेषण, खोज के लिए और खनन के लिए इस पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया और चीन। तो इसका सही जवाब है बी यानी कि भारत ने अर्जेंटीना के साथ लिथियम के खनन के लिए इस परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए अर्जेंटीना की तरफ से कैटामार्का ये प्रांत है, यहाँ पर 15,703 हेक्टेयर जगह में लिथियम की खोज के लिए खनन करेगी। कौन करेगी? भारतीय जो है विदेश की जो ये खनिज विदेश लिमिटेड है ये यहाँ पर खनन करेगी। किसी भी भारतीय सरकारी कंपनी ऐसी कोई, तो ये पहली परियोजना है, पहली खनन परियोजना है किसी भी सरकारी कंपनी के द्वारा भारत की। भारतीय कंपनी खनिज विदेश लिमिटेड, ये नाम याद रख लेना कि ये यहाँ पर क्या करेगी, खनन करेगी। जो ये प्रोजेक्ट है इसकी लागत होगी 200 करोड़ रुपया। देखिए बात करते हैं हम लिथियम की। लिथियम चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना 3 जगह पर 50% पाया जाता है। अगर अभी भारत की निर्भरता की बात करें तो भारत चीन पर निर्भर है। हम सब लोग जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। तो इसके चलते अभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है और उनके प्रमोट करने के लिए जो लिथियम है ये बड़ा ही उपयोगी साबित होगा। क्यों? क्योंकि लिथियम आयन बैटरियां उनमें यूज़ होती हैं। तो इस चक्कर में अगर भारत ऐसी खनन परियोजनाओं के दूसरे देशों के साथ अगर संपर्क में है तो बहुत अच्छी न्यूज़ है और इसके पूरे विश्व को ही इसका क्या होगा, लाभ होगा।
जम्मू कश्मीर में हाल ही हमने पिछले कुछ एक साल में देखा कि रियासी ज़िले में भी लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला था, तो बड़ी ही उपलब्धि थी भारत के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IMMA के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए है साकेत कुमार, ऑप्शन बी मनोज कुमार, ऑप्शन सी विपिन कुमार और ऑप्शन डी तरुण कुमार। तो इसका सही जवाब है मनोज कुमार। मनोज कुमार कौन है? WCL वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। WCL क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जो कि कोयला मंत्रालय के अधीन क्या करती है, उसके मतलब एक तरह से नियंत्रण में रहती है। तो इसके जो ये हैं मनोज कुमार जी, इनको क्या मिला है? इन्होंने खनन तकनीकों पर क्या किया? फोकस किया और उससे WCL को बहुत ही फ़ायदा हुआ। इसके लिए इनको क्या मिला है? ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है कि अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि दीव में बीच खेलों का उद्घाटन हुआ था और ये पहले भारत में पहले गेम थे जो कि बीच पर आयोजित किए जा रहे थे। इनमें से ये गेम थे वॉलीबॉल था, बॉक्सिंग था, रस्साकसी था, ये सब गेम इसमें शामिल थे। इनका समापन हो गया है, समापन हुआ है INS खुखरी में। INS खुखरी वही है जहाज़ है जो 1971 के युद्ध में एकमात्र जहाज़ है जिस पर कि पाकिस्तान की पनडुब्बियों ने वार किया था। वही जहाज़ हम एक तरह से हारे थे, तो उस पर क्या हुआ है? इसका समापन हुआ है। तो ऑप्शन क्या है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा। तो मध्य प्रदेश ने समग्र विजेता के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया। ये एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर मध्य प्रदेश नहीं लिखना चाहिए था। ऑप्शन में 4 ऑप्शनों में से हमें चयन करना था कि जो दीव में आयोजित हुए थे बीच खेल, उनमें किसने टॉप किया है? तो मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। कितने पदक जीते हैं? टोटल 7 गोल्ड जीते हैं और कुल पदक की बात करें तो हम इसने मध्य प्रदेश ने 18 टोटल मेडल जीते हैं। कहाँ पर आयोजित किए? घोघला बीच पर। समापन कहाँ पर हुआ? INS खुखरी में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही समाचारों में देखी गई सिनोमिकुरस गोरई किस प्रजाति से संबंधित है? तो कौन सी प्रजाति देखी गई? सिनोमिकुरस गोरई। ये क्या सांप है, मछली है, मेंढक है या पक्षी है? ये सांप है दोस्तों। मिजोरम विश्वविद्यालय के जो प्राणी शास्त्र यानी कि जीव विज्ञान के शोधकर्ताओं ने इसको खोजा और नामांकन कहाँ किया? डॉक्टर गोरे के नाम पर इसका नाम दिया गया, सिनोमिकुरस गोरई। इसका स्थानीय नाम रुलीहना है। तो दोस्तों सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है कि ये प्रजाति कई बार पूछ ली जाती हैं एग्जाम में, तो आपको नाम ध्यान रखना है। सिनोमिकुरस गोरई क्या है? एक सांप की प्रजाति है, मिजोरम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने खोजी है। स्थानीय नाम इसका रुलीहना है। अगला क्वेश्चन है कि विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन है रमेश बाबू प्रज्ञानंद, गुकेश डी, विदित गुजराती और पेंटाला हरि कृष्णा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ये जो प्रज्ञानंद है इन्होंने क्या किया है? नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए। किसको हराया है इन्होंने? भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने नीदरलैंड में आयोजित थी कौन? टाटा स्टील मास्टर्स में विश्व शतरंज चैंपियन डिंग लिरेन को हरा करके इन्होंने क्या ये नंबर 1 बन गए हैं। डिंग लिरेन को विश्वनाथन आनंद ने भी इनको हराया था, तो अभी इन्होंने प्रज्ञानंद ने हरा करके नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक कौन सी है? नंबर 2, 3, 4 और 5। दोस्तों बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में। ये क्या करता है? फायर पावर रैंकिंग में एक तरह से मतलब सेना, किसकी सेना ज़्यादा पावरफुल है? तो अमेरिका नंबर 1 पर है, रूस नंबर 2 पर, चाइना 3rd पर है और भारत को 4था स्थान दिया गया है। तो दोस्तों ये जो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग है इसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? नंबर 4 है। तो नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर है अमेरिका, नंबर 2 पर रूस और नंबर 3 पर है चाइना और चौथे नंबर पर अपना प्यारा भारत। तो भारत को 4था स्थान दिया। टोटल 145 देशों को शामिल किया गया और पड़ोसी जो अपना पाकिस्तान है, पाकिस्तान 9वें स्थान पर है। टोटल 60 फैक्टर्स को इसमें शामिल किया गया। तो भारत का स्थान कौन सा है? 4था स्थान। पहले नंबर पर अमेरिका है।
साल 2023 के दिसंबर महीने में प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, यानी कि अभी जनवरी चल रहा है तो दिसंबर मंथ का ये आईसीसी क्या करती है, इसको प्लेयर ऑफ मंथ भी देती है। तो ये किसने जीता है ये प्लेयर ऑफ मंथ का अवार्ड? विराट कोहली, यादव, पैट कमिंस और जो रूट। तो ये अवार्ड जीता है पैट कमिंस ने। पैट कमिंस ने प्लेयर ऑफ मंथ का अवार्ड जीता है। महिलाओं की बात करें तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने ये अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है कि शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा, यानी कि 12th नंबर की महासभा थी, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? काठमांडू, कोलंबो, नई दिल्ली और ढाका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इसका उद्घाटन किया। और ये देखिए, ये जो है ना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इस शांति के लिए जो एशियाई बौद्ध सम्मेलन है, इसकी शुरुआत मंगोलियाई जो है बौद्धों के प्रमुख थे खम्बो लामा समागिन गोम्बोजो। भाई बहुत लंबा नाम है, आप 3-4 बार इसको रट लेना, थोड़ा सा किसी एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाएगा। इनके अनुरोध पर साल 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। बस जानकारी के लिए ये थोड़ा सा बताना ज़रूरी था। तो उद्घाटन कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में किया है, शांति के लिए एशियाई जो ये बौद्ध सम्मेलन था इसका। और उपराष्ट्रपति जी ने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? अमित शाह, रघुराम राजन, रंजन गोगोई और रतन टाटा। ऑप्शन सी जो है रंजन गोगोई, हमारे CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। कौन से नंबर के थे? 46 नंबर के ये चीफ जस्टिस थे। 2018 से 19 के बीच में इनका कार्यकाल रहा और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया राम मंदिर का, तो उसके लिए बड़े ही ये प्रसिद्ध हुए और इनको राज्यसभा सांसद भी बनाया गया था। अब रंजन गोगोई को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है असम सरकार ने। तो ये वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए किसके साथ समझौता किया है? सिंगल लाइन का क्वेश्चन है। आइनॉक्स के साथ, टाटा केमिकल्स के साथ, चंबल फर्टिलाइज़र के साथ और दीपक फर्टिलाइज़र के साथ। तो ऑप्शन ए जो है आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट के साथ इन्होंने क्या किया है? ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए समझौता किया है। देखिए 5 लाख MTPA की क्षमता के और $3 अरब इस पर क्या होंगे? $3 अरब का ये समझौता है। इस प्लांट में ग्रीन लिक्विड अमोनिया का उत्पादन किया जाएगा। तो दोस्तों बात यही थी कि आइनॉक्स के साथ किसने समझौता किया है? महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए समझौता किसके साथ किया है? आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ समझौता किया है। $3 अरब का ये राशि इस पर खर्च होगा। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी कि अभी हमें सबको पता है रूस यूक्रेन वार हो रहा है, उसको लेकर के वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? USA। USA तो भाई कहाँ देखता करता है, तो लड़ाता है आपस में। फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और जापान। तो ऑप्शन सी जो है स्विट्ज़रलैंड, ये क्या करेगा? मेजबानी करेगा। सिंगल लाइन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि कच्ची खरेक खजूर जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? अभी हाल में GI टैग बहुत उत्पादों को दिया जा रहा है, तो एक बार कोई भी एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो है कच्ची खरेक खजूर है एक, ये GI टैग, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा और बिहार। ये देखिए बी, गुजरात का है ये खजूर, कच्ची खरेक। ठीक है, गुजरात की बात करें तो दूसरा फल है जिसको कि GI टैग दिया गया 2011 में। देखिए गुजरात GI टैग वाला दूसरा फल बन गया है 2011 में गिर केसराम को, जो वर्तमान में सौराष्ट्र के जूनागढ़, गिर सोमनाथ और अमरेली जिलों में उगाया जाता है, उनको GI टैग मिला था। अस्त्रा मिसाइल जो कि हाल ही में खबरों में थी, किस प्रकार की मिसाइल है? मैं कई बार बता चुका हूं क्वेश्चन में, ये मिसाइल वैसे तो बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल वो भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस में ऑप्शन दिए गए हैं कि एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, यानी कि सरफेस बोल दो या ग्राउंड बोल दो, और सरफेस टू एयर मिसाइल ये। और तो ये 3-4 प्रकार की, हवा से हवा में, सतह से हवा में, मतलब एक तो आप ग्राउंड से मारो हवा में और एक ऊपर हवा से ग्राउंड पे मारो, दो तो ये होगी, एयर से एयर में मारो और एक सतह से सतह पे मारो। ठीक है, तो ये 3-4 प्रकार की क्या होगी? मिसाइल होगी। अब बात करते हैं कि अस्त्रा मिसाइल क्या है। बहुत एग्जाम में पूछा गया है, अगर राजस्थान की बात करूँ तो मैं RS में भी 2 बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है। तो अस्त्रा मिसाइल क्या है? ये हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, यानी कि ये जहाज़ पर लगाई जाएगी, इसकी टेस्टिंग जहाज़ से होगी। और जहाज़ से, क्योंकि हवा में फायर करेगी तो
हवा से हवा में करेगी तो नीचे तो कोई प्लेटफॉर्म पे सेट नहीं होगा ही, किसी हवा में उड़ते हुए किसी ऑब्जेक्ट पर ही इसको लगाया जाएगा। तो ये क्या किया जाएगा, इसको जहाज़ पे सेटअप किया जाएगा, तो हवा से हवा में क्या करेगी, ये फायर करेगी। स्वदेशी मिसाइल अभी इसको विकसित किया गया, DRDO ने इसको विकसित किया और BDL ने इसका निर्माण किया। देखिए बात दो टर्म्स हैं यहाँ पर, विकसित किया और निर्माण किया। अगर DRDO विकसित की बात करें, निर्माण करना तो होता है कि आपने उसको बना दिया, लेकिन उसको उन्नत स्टेज में और मॉडिफाई करना वो किसने किया है, DRDO ने किया है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब आप इसको बिना देखे भी टारगेट कर सकते हो, पायलट की पहुंच से, यानी पायलट देख भी नहीं पा रहा वहाँ पर भी इसको टारगेट कर सकता है। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज है, ये एयर टू एयर मिसाइल है, AAM यहाँ पर लिखा हुआ ना, BVR AAM। तेजस लड़ाकू विमान से भी इसकी टेस्टिंग करी गई थी और ये सब तो मतलब ये पीछे पुरानी बातें हैं। हाल ही समाचारों में देखी गई पुंगनुर गाय भारत के किस राज्य की मूल निवासी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में इसलिए है, गाय है, छोटी गाय है, तो कुत्ते से थोड़ी सी बड़ी होगी या कुत्ते की साइज़ की है। और ये चर्चा में इसलिए थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मकर संक्रांति के दिन इस गाय, 3-4 गायें थी उनके आसपास, उनको गुड़ खिला रहे थे, तो इसलिए ये चर्चा में आएगी। क्या है, पुंगनुर गाय है, छोटी गाय है और बिल्कुल, तो ये आंध्र प्रदेश की ये गायें हैं और इनको प्रधानमंत्री मोदी जी इनको बड़ा ही प्यार दे रहे थे, इसलिए ये चर्चाओं में थी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बनता है। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? ऑप्शन है उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर। तो राजस्थान के बीकानेर में कैमल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो बीकानेर का जो ऊँट का जो फेस्टिवल यहाँ पर हुआ, ये जनवरी माह में होता है। अभी 15 से 17 जनवरी के आसपास यहाँ पर ये कैमल फेस्टिवल का आयोजन हुआ। मेज़बानी कौन करता है? राजस्थान सरकार करती है। इस उत्सव में क्या होता है, ऊँटों की दौड़ करवाई जाती है, ऊँटनी को दूहना यानी कि दूध दूहना, ऊँटों के बालों की आकर्षक कटाई, ऊँट और ऊँटनी नृत्य जैसे कई आयोजन यहाँ पर किए जाते हैं। तो कैमल फेस्टिवल कहाँ का है? बीकानेर का है। किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, वानिंदु हसरंगा और एडम जंपा। तो ऑप्शन सी जो है वानिंदु हसरंगा, ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। बात करें श्रीलंका की, चर्चा है श्रीलंका को अपना जो इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल जो करता है ICC ने इसको क्या किया है, बैन कर दिया है। 2024 के T20 यहाँ पर होने वाले थे, लेकिन इनको बैन करने के बाद ये आयोजन साउथ अफ्रीका में होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब ये बात ये है कि इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज़ 7 विकेट, सबसे तेज़ का मतलब ऐसा नहीं है कि कितने मैच, इन्होंने 35 गेंदों में ही 7 विकेट ले लिए, मतलब 6 ओवर करे। वनडे मैच था ये, किसके बीच में था? जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच में था। इन्होंने 7 विकेट लिए। वानिंदु हसरंगा ने, ये स्पिनर हैं, इन्होंने 7 विकेट लिए, 35 बॉलों में ही इन्होंने 7 विकेट ले लिए। तो अभी ये न्यूज़ में था, देखो ये 35 गेंद में। T20 में अगर बात करें, इसी से क्रिकेट से जुड़ता है क्वेश्चन में, 150 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं टीम सऊदी, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और 150 T20 मैच खेलने वाले रोहित शर्मा बन गए हैं पहले खिलाड़ी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे किस घराने से थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? ग्वालियर घराना, पटियाला घराना, किराना और रामपुर घराना। तो ये जो अभी गायिका जो हैं, गायक और गायिका, इनका 2-3 क्वेश्चन है निधन को लेकर के, मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं। आज एक और क्वेश्चन ये आया है कि प्रभा अत्रे किस घराने की थी? तो ये किराना घराना थी, ये पुणे में जन्मी थी और ये ख्याल गायिका थी किराना घराने की। इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा नाम याद रखना, प्रभा अत्रे पुणे में जन्मी, किराना घराने की थी। तो क्वेश्चन तो घराने से ही बन सकता है, बाकी तो। और अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल 8 जासूसी उपग्रह का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? चीन ने, जापान ने, रूस ने और भारत ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान ने। जापान की जो अपने जैसे इसरो है, वहाँ पर क्या है, जाक्सा है, उस कंपनी ने बनाया। और किस रॉकेट से छोड़ा गया? HIIA के द्वारा इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये जासूसी उपग्रह था, इसका सफल परीक्षण किस देश ने किया? जापान ने किया। सहयोग काइजिन अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ? तो भारत और मालदीव, भारत मलेशिया, भारत जापान, भारत वियतनाम। तो ऑप्शन सी जो है, भारत और जापान के बीच में सहयोग काइजिन अभ्यास ये हुआ, और ये तटरक्षक बलों का है ये अभ्यास। ठीक है, तो ये 20वां संस्करण था
अभी था बंगाल की खाड़ी में चेन्नई तट पर ये हुआ है अभ्यास, काइजिन अभ्यास। ये याद रखना है, भारत और जापान के बीच में तटरक्षक बलों का एक अभ्यास है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? युवा निधि योजना, युवा विकास के लिए राज्य कार्यक्रम, कौशल विकास योजना, युवा शक्ति योजना। तो ऑप्शन ए है युवा निधि योजना, कर्नाटक सरकार ने शुरू करी है। ये सिंपल तो ये याद रखना है कि युवा निधि योजना किस राज्य की है? कर्नाटक की है। अब इसमें क्या बताया है, कर्नाटक सरकार ने पात्र डिग्री धारकों को 3,000 रुपये, जो डिग्री धारण किए उनको 3,000, जो डिप्लोमा धारण करते हैं उनको 1,500 रुपये का मासिक बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, और नौकरी जैसे मिल जाती ही ये भत्ता समाप्त हो जाएगा। किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए एर्लिंग हॉलैंड, लियोनेल मेसी, किलियन मबाप्पे और पेप गार्डियोला। तो इसका सही जवाब जो है लियोनेल मेसी, इसको क्या मिला है? फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया। 8वीं बार इन्होंने ये खिताब जीता है। अभी हमने बात करी थी बैलन डी और जो प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है फुटबॉल से संबंधित, वो भी इनको 8वीं बार मिला है। तो अभी ये देख लीजिए, इन्होंने 8वीं बार ये सम्मान हासिल किया, 2009, 10, 11, 12, 15, 19, 22 अपने नाम पर किया। तो एकमात्र ये खिलाड़ी अभी आजकल बहुत अच्छा अवार्ड जीते हैं 2-3 जगह, तो इनको याद रखना है। गंगा सागर मेला, देखिए गंगा सागर मेला कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है मिजोरम, पश्चिम बंगाल, गोवा और कर्नाटक। दोस्तों ये जो है गंगा सागर मेला, ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ये बात क्या है पूरी, पहले थोड़ा मैंने जो लिखा है वो देख लेते हैं। गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम को गंगा सागर कहा जाता है। गंगा सागर पर एक कपिल मुनि जी का आश्रम है, वहाँ पर हर साल मकर संक्रांति पर यह मेला लगता है। कोकद्वीप वहीं आसपास कोकद्वीप है, तो यह मेला हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन पर स्नान करने से 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। अब कहानी क्या है? कहानी यह है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार, पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि एक राजा हुआ करता था, राजा सागर, जो बताते हैं कि भगवान राम के पूर्वज थे। वो राजा सागर के 2 रानियाँ थी। तो जो ब्रह्मा जी थे, इनके मानस पुत्र थे महर्षि भृंगु। इन्होंने राजा सागर को एक श्राप दिया था। इन्होंने कहा था कि आपकी एक रानी से तो एक पुत्र होगा और एक रानी से 60,000 पुत्र होंगे। कुछ दिनों बाद हुआ भी ऐसा ही कि एक रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और दूसरी रानी ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। जैसे ही पुत्र जवान हो गए तो राजा सागर ने अश्वमेघ यज्ञ करने का निश्चय किया, और वो जो घोड़ा लेकर के आए थे अश्वमेघ यज्ञ के लिए, उसको अपने घर में बांध दिया और अपने 60,000 पुत्रों को उसकी सुरक्षा में तैनात कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि देवराज जो इंद्र भगवान है, उस घोड़े को चुरा करके ले गए और वहाँ पर कपिल मुनि जी का जो आश्रम था यहाँ पर ला करके बांध दिया। अब जो 60,000 पुत्र थे उनको बड़ी निराशा हुई कि उनका घोड़ा चोरी हो गया। वो इधर उधर घूमने लगे, ज़मीन को खोदने लगे और पाताल लोक तक पहुँच गए। लेकिन जो ये घोड़ा था ये कपिल मुनि जी के आश्रम में बंधा हुआ था। ये 60,000 पुत्र वहाँ पर जा कर के कपिल मुनि जी को अनाब शनाब अपशब्द कहने लगे। ऋषि मुनि की तपस्या खुली, यानी कि तपस्या भंग हुई, और उन्होंने बड़े गुस्से से इन 60,000 पुत्रों को श्राप देकर के भस्म कर दिया। तो उसी को लेकर के ये कहानी है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता गंगा भगवान शिव की, और ये फिर उन्होंने पूछा कि भाई कपिल मुनि जी के पास गए और इसका उपाय पूछा कि कैसे इनको वापस जीवन मिल सकता है। तो कपिल मुनि जी ने ये कहा था, क्या कहा था, अब इस कहानी में है कि जब माता गंगा भगवान शिव की जटा से निकलकर पृथ्वी पर पहुंची, तब भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर सागर में मिल गए। माँ गंगा के पावन जल से राजा सागर के 60,000 श्रापग्रस्त पुत्रों का उद्धार हुआ। यही कंडीशन थी कि जैसे ही माँ गंगा उतर करके नीचे सागर में मिलेंगी तभी आपका उद्धार हो सकता है। और इसी घटना की याद में गंगा सागर नामक ये जो है प्रसिद्ध हुआ है कुंभ के मेले के बाद द्वितीय सबसे बड़ा, और हर साल मकर संक्रांति के मौके पर ये इसका आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों ये थोड़ा रोचक कहानी थी, इसलिए मैंने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट की शुरुआत करी है? ग्रीन रुपे
टर्म डिपॉजिट की बात करी है। ये एक फिक्स डिपॉजिट टाइप ही है, लेकिन इसमें जहाँ पर नाम ग्रीन आ जाता है वो इको फ्रेंडली हो जाता है, इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इंडियन बैंक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने एक तरह का फिक्स डिपॉजिट ही है, इसका पूरा नाम है एसबीआई ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। ये एक तरह का ही फिक्स टर्म डिपॉजिट है। इसमें निवेशक जो अपना जो सरप्लस कैश है उसको इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हैं। तो ये डिपॉजिट से ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम का विकास देखने को मिलेगा। बात वही है कि ग्रीन सिस्टम यानी ग्रीन इसको बढ़ावा देना है। एक तो ग्रीन एनर्जी को मान लो आप, ग्रीन इन्वायरमेंट को मान लो, इन सब को बढ़ावा देना है। निवेशक कितने कितने दिन के लिए, इसमें अलग अलग ब्याज की दरें बताई गई हैं। 1111 दिन, 1777 दिन, ये मैंने लिखा हुआ है 2222। इन दिनों में से कोई भी टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं और लक्ष्य यही है, नेट कार्बन जीरो बनाने के लिए सरकार के लक्ष्य को पूरा करना है। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा किस राज्य में निकाली गई? ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उड़ीसा में। उड़ीसा के बोरगढ़ जिला से धनु यात्रा निकाली गई। भगवान श्री कृष्ण और उनके जो मामा कंस थी उनकी कहानी का इसमें उल्लेख किया गया है। और उनसे मकर संक्रांति से ही एक और है कि केरल के मकर विलक्कू त्यौहार, ये जो मकर विलक्कू त्यौहार है, ये सबरीमाला जो कि चर्चा में भी रहा था बहुत पहले करना, ये सबरीमाला मंदिर, ये मकर संक्रांति के दिन ये मनाया गया। कौन सा त्यौहार है? ये मकर विलक्कू त्यौहार है। ठीक है, तो मकर विलक्कू त्यौहार है, ये सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? ऑप्शन ए, खंडेरी, चीता, करंज, वेला। ऑप्शन बी जो है चीता को क्या कर दिया है? सेवा मुक्त कर दिया है। चीता के साथ साथ गुलदार और कुंभीर को भी 4 दशकों की 40 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। बस सिंपल यही लाइन याद करनी, चीता, गुलदार और कुंभीर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच? और नौसेना के अभ्यास ज़्यादा चल रहे हैं आजकल। तो अयुत्या का, तो ये किन देश की नौसेना को? तो अयुत्या जो है ये थाईलैंड, जापान, वियतनाम और फ्रांस। तो ऑप्शन जो है ना ये ए, थाईलैंड। समुद्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में अयुत्या अभी क्या हुआ? आयोजित हुआ। देखिए, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अयुत्या नाम दिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अपराजय। जो 2 सबसे पुराने शहरों भारत के अयोध्या और थाईलैंड के अयुत्या से लिया गया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट भी थोड़ा सा है क्वेश्चन। हाल ही में संभव नाम से, और ये है, ये थोड़ा गलत टाइप, संभव नाम से एंड टू एंड का मतलब क्या होता है? इनक्रिप्टेड, यानी कि आप जिसको मैसेज भेज रहे हो वही आपका मैसेज देख सकता है। आप दोनों बात कर रहे हो तो आप दोनों के अलावा किसी तीसरे को जानकारी नहीं होगी। तो व्हाट्सएप भी ऐसे ही करता है। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किसने किया है? संभव नाम से किसने विकसित किया? भारतीय नौसेना, सेना, वायुसेना, नौसेना और रेलवे। तो इसको विकसित किया है ए ऑप्शन, भारतीय सेना ने। हम सब जानते हैं कि थल सेना दिवस अभी 15 जनवरी को मनाया गया। तो संभव नाम से जो इकोसिस्टम है मोबाइल का, ये किसने विकसित किया? संभव का पूरा फुल फॉर्म भी देखेंगे हम अभी। तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड ये मोबाइल इकोसिस्टम है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस लखनऊ में मनाया गया। आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म, थीम क्या थी? राष्ट्र की सेवा में। तो जो संभव है, एस फॉर सिक्योर, ए फॉर आर्मी, एम फॉर मोबाइल, बी एच फॉर भारत और वी फॉर वर्जन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है? तो ऑप्शन है चीन, भारत, जापान, अमेरिका। तो इमर्जिंग मार्केट में यानी कि वहाँ पर निवेशक ज़्यादा जाते हैं एक तरह से। तो इसमें कौन है? इसमें है चाइना नंबर 1 पर है, जिसमें 26.6 निवेश होता है विश्व का। और दूसरे नंबर पर भारत है, और भारत ने ताइवान को रिप्लेस किया है। तो ताइवान जो है फार्मोसा द्वीप पर स्थित है, तो ताइवान को क्या किया है? रिप्लेस किया है। इस इंडेक्स में उभरते हुए मार्केट जहां निवेश को बढ़ावा मिल रहा है उसको शामिल किया गया है। तो चाइना नंबर 1 है MSCI की रैंकिंग में। ठीक है, और भारत दूसरे स्थान पर है, ताइवान को रिप्लेस किया है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, ये थोड़ा अटपटा सा नाम है, CHADOX1,
निपाह बी वैक्सीन लॉन्च की है। किस बीमारी से है? इसमें नाम ही आ गया निपाह है, तो ये निपाह बीमारी से है। निपाह यही होते हैं कि जो फ्रूट्स होते हैं उनको चमगादड़ काट लेते हैं और उसको खाने से मनुष्य में क्या हो जाता है? निपाह हो जाता है। तो ये निपाह बीमारी से संबंधित है ये वैक्सीन, एक टीका है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या किया गया? इसको विकसित किया गया, लॉन्च किया गया। 18 से 55 एज वालों पर यह ट्रायल किया गया, इसलिए ये चर्चा में था। चीन ने कॉस्मिक किरणों, अब पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, ऑप्शन ए बी सी डी नहीं रह करके सीधा क्वेश्चन आंसर है। चीन ने कॉस्मिक किरणों का अध्ययन करने के लिए कमल के आकार का उपग्रह लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आइंस्टीन प्रोब। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने करी थी? देखिए, विक्टर हेस ने 1912 में की थी। अब चीन ने कॉस्मिक किरणों का अध्ययन करने के लिए, कॉस्मिक किरणों का अध्ययन करने से अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। किस रॉकेट से? लॉन्ग मार्च 2C। लॉन्ग मार्च 2C से क्या किया है इसको? कॉस्मिक इस उपग्रह को आइंस्टीन प्रोब यानी ईपी को लॉन्च किया है चीन ने। अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया की जीत, हाँ, मेक इन इंडिया के तहत भीष्म 25T बोलार्ड पुल टग सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। कुछ दिन पहले महाबली भी लॉन्च किया गया था। तो इसको विकसित किया है कोलकाता मैसर्स टिटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड ने, मैसर्स TRSL ने इसको विकसित किया। इसका नाम इतना याद रखना, भीष्म 25T बोलार्ड, ठीक है। कोलकाता ने इसको क्या किया है? विकसित किया। कोलकाता मैसर्स ने इसको विकसित किया। करता क्या है? भारतीय नौसेना ने नौसेना के जहाज़ और पनडुब्बियों को सहायता प्रदान करने के लिए, जैसे अग्निशमन फायर रिलेटेड सहायता प्रदान करने के लिए सीमित खोज और बचाव अभियान, इसके लिए क्या किया गया है? 25T बोलार्ड पुल टग लॉन्च किया है। टग मतलब एक तरह से खींचने का ये काम करेगा जहाज़ को। तो इसका एक तरह, हम नहीं, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं तो हमारी क्रेन आती है, गाड़ी को खींच कर ले जाती है, उस तरह से आप सोच सकते हो। पीएम मोदी ने पीएम जन मन योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्घाटन, किस्त का अनावरण किया। यानी कि पीएम जन मन योजना, पहले तो ये देख लीजिए जन मन योजना क्या है। ये जो है प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान, इसके तहत पीएम जन मन योजना, ठीक है। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी कर दी है इन्होंने। इस योजना को पिछले साल नवंबर में लॉन्च किया गया था। 24,000 करोड़ की ये योजना है। 9 मंत्रालय के 11 महत्वपूर्ण पहलों पर केंद्रित है। तो पीएम जन मन योजना लास्ट ईयर नवंबर की है, नवंबर 2023 की। 24,000 करोड़ इसमें क्या किया गया है? बजट इसमें दिया गया है और 9 मंत्रालयों में 11 महत्वपूर्ण पहलों पर ये केंद्रित है, आदिवासियों से संबंधित है। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कनेक्टिविटी, आजीविका अवसरों जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करके विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदायों के लिए सामाजिक आर्थिक स्थितियों को बढ़ावा देना, मकसद यही रहता है सभी स्कीम्स का। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहली बार मतदाताओं को लक्ष्य करते हुए नई दिल्ली में नमो नवमतदत्त पंजीकरण पोर्टल का लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? नमो नवमतदत्त, ये जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, इन्होंने। इसका उद्देश्य क्या है? 25 जनवरी अभी आ रहा है, मतदाता दिवस है, उस पर 1 करोड़ नए मतदाता हैं जो कि नए पहली बार वोट डाल रहे हैं, उनका पंजीकरण करवा करके पार्टी से जोड़ना है। तो उस दिन देश भर में 5,000 स्थानों पर कार्यक्रम होंगे जिन्हें पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का हाल ही में कोलकाता में इसकी बैठक हुई, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये सिंगल लाइन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT 10 से 18 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया, तो ये याद रखना है कि स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 कब से? 10 से 18 तक। हम सब जानते हैं स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है, पहली बार इसको 16 जनवरी 2022 को बनाया गया। स्टार्टअप क्या होता है? ये स्टार्टअप कोई भी उद्योग शुरू करते हैं, मतलब वो इसी तरह आप स्टार्टअप, और उस कंपनी की कीमत अगर उसकी वैल्यू 1 बिलियन हो जाती है तो वो यूनिकॉर्न कहलाता है, और जब उसकी वैल्यू 10 बिलियन हो जाती है तो वो डेकाकॉर्न कहलाता है, जैसे IPL एक डेकाकॉर्न है। तो वाणिज्य का जो उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT, हमने कई बार सुना है DPIIT, इस विभाग के द्वारा ये स्टार्टअप इनोवेशन वीक आयोजित किया जा रहा है जो 10 से 18 तक है। 16 जनवरी को ये स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है जो 2022 से मनाया जा रहा है, तीसरा है अब की बार। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।
और ब्लूमबर्ग बिलियनर्स के इंडेक्स में एलन मस्क दुनिया के, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ही दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AIODC कार्यक्रम शुरू किया। माइक्रोसॉफ्ट ने, तो देखो एक AIODC और माइक्रोसॉफ्ट, दो चीज़ें। AIODC किसने शुरू किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या शुरू किया? AIODC। पर्पज़ क्या है? 1 लाख डेवलपर्स को सशक्त बनाना। किसके लिए? AI जो टेक्नोलॉजी हैं उनके लिए, भारतीयों को, 1 लाख भारतीयों को क्या बनाना है? सशक्त बनाना है। ठीक है, उसमें किसमें? AI टेक्नोलॉजी में। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है आजकल, यही बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत ये मानव को भी रिप्लेस कर दे रही है। बस ये चिंता का विषय यही है कि मनुष्य का ये स्थान ले लेगी आने वाले दिनों में। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए ललितपुर बुंदेलखंड एक फार्मास्यूटिकल पार्क स्थापित करना है। ललितपुर, ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाना है? ललितपुर और बुंदेलखंड में। अभी एक एक्सरसाइज हुआ, एक्सरसाइज सी ड्रैगन, ये भी नेवी से संबंधित है। ये पश्चिमी जो प्रशांत महासागर है वहाँ पर गुआम में, जिसकी की राजधानी हगातना है, वहाँ में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया के विमान भाग ले रहे हैं। भारत का कौन सा विमान? P-8I विमान भाग ले रहा है। एक्सरसाइज का नाम है सी ड्रैगन 24। इसमें इतने देश भाग ले रहे हैं, 5 देश भाग ले रहे हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया। गुआम में ये आयोजित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल आधारित बिजली प्रणाली का सफल परीक्षण किया। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था एक्सपोसैट, एक्सरे पोलरियोमीटर सैटेलाइट, इसको लॉन्च किया है। ईंधन सेल ये एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित कर देगा। यानी कि H2 और O2 को क्या करेगा? सीधा बिजली में परिवर्तित कर देगा, है ना। तो एक्सपोसैट, ये PSLV, पीछे हमने डिस्कस किया था इसको, PSLV 58 के द्वारा इसको क्या किया गया? इसके साथ भेजा गया था इसको, ठीक है, ये इस पर लॉन्च किया गया था। तो पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल बिजली प्रणाली का सफल परीक्षण कर दिया, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीडेंट जैसे ऑक्सीजन की रासायनिक ऊर्जा को सीधा बिजली में परिवर्तित कर देगा। बस इतना याद रखना है, PSLV C58 और ये एक्सपोसैट से, बस इतना याद रखना है। 1 जनवरी को लॉन्चिंग करी गई इसकी। हाल ही में रिलीज हुई किताब एंगर मैनेजमेंट, द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अजय बिसारिया के द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जब भारत पाकिस्तान का जो अभिनंदन जो वर्धमान थे, जो हमारा MiG-21 उस समय पे जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी चली थी बालाकोट स्ट्राइक से उसके आसपास, तो अभिनंदन वहाँ पर पाकिस्तान में मतलब उसके फ्लाई जोन में चले गए थे और वहाँ पर गिर गए थे। तो उसको लेकर के तो बात यह है कि भारत ने कहा, इस किताब में ऐसा बताया गया है कि भारत ने अपनी 12 मिसाइल थी कुछ आसपास पाकिस्तान की तरफ तैनात कर दी थी। तब इमरान खान ने फ़ोन किया था मोदी को, ऐसा मतलब इसको कदम को वापस लेने के लिए, लेकिन पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक स्टंट है। तो अब क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये बुक जो है अजय बिसारिया के द्वारा लिखी गई। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। इस उत्सव का उद्देश्य क्या है? संगीत, नृत्य और मनोरंजन के आकर्षक प्रदर्शन के माध्यम से दिव्यांगजनों की प्रतिभा का प्रदर्शन करना है। पर्पल महोत्सव गोवा में आयोजित किया, दिव्यांगजनों से संबंधित है, इतना याद रखना है। इंडियन बैंक ने इंडियन बैंक वन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। किस बैंक ने किया? ये इंग्लिश वाला वर्ड देख लो, इंडियन बैंक वन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, ये किसने? इंडियन बैंक में। नाम भी है इसमें, तो यह ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। इंडियन बैंक यहाँ भी है, इंडियन बैंक यहाँ भी है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ये 3-4 अवार्ड है CNN न्यूज़ के, ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। शाहरुख खान ने तो जीता है इंडियन ऑफ द ईयर। दिनेश खारा जो SBI के हैं, इन्होंने बिजनेस श्रेणी में जीता है। दिनेश खारा जो अध्यक्ष हैं SBI के, इन्होंने बिजनेस श्रेणी में। इसरो ने किस में जीता है? उपलब्धि के लिए जीता है, इंडियन ऑफ द ईयर, उत्कृष्ट उपलब्धि। चंद्रयान भी लॉन्च किया था इसको लेकर के। और प्रतिष्ठित ऑन्कोलॉजिस्ट रवि कन्नन को सामाजिक परिवर्तन श्रेणी में इनको दिया गया है ये अवार्ड। तो ये याद रखना। नीरज चोपड़ा को इंडियन ऑफ द ईयर खेल श्रेणी में दिया, बिजनेस श्रेणी में दिनेश खारा को, नीरज चोपड़ा को खेल श्रेणी में। शतरंज ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद, जो कि विश्व जो अपने जो नंबर 1 हैं, जो आनंद हैं, उनको रिप्लेस करके नंबर 1 पे ये आ गए हैं। इनको इंडियन ऑफ द ईयर में ये अवार्ड राइजिंग स्पोर्ट्स स्टार से सम्मानित किया गया है।
ठीक है। सालूमरदा थिमक्का कर्नाटक के तुमकुर जिले के 112 वर्षीय जलवायु योद्धा है। 8000 पेड़ लगाने के लिए इन्हें वृक्षों की माता के रूप में जाना जाता है भैया। सालूमरदा थिमक्का कर्नाटक के तुमकुर जिले की, नाम याद रख लेना। मसूर शायर मुनवर राणा, जिनकी उम्र 71 वर्ष थी, निधन हो गया है। इनकी कृति माँ थी। 2014 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया, साहित्य कला अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। 2014 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में स्थित सूचना सेवा कंपनी एक्सपीरियन ने मनीष जैन को एक्सपीरियन इंडिया के लिए देश के प्रबंधन एमडी के रूप में नियुक्त किया। किसको? मनीष जैन को। किसने? एक्सपीरियन क्या है? एक्सपीरियन लंदन में स्थित एक सूचना सेवा कंपनी है जो क्या करती है, और ये डेटा एनालिटिक्स करती है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी ग्लोबल इंफॉर्मेशन सर्विसेज कंपनी है ये एक्सपीरियन। और इन्होंने अपना एमडी भारत में मनीष जैन को नियुक्त किया है, याद रखना है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद को नौसेना संचालन महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन के रूप में इनको नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2.96 करोड़ रुपए के बजट के साथ जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में रामनगर से रामवेल तक सड़क, बस ये एक हल्का सा ध्यान, बस कि एक न्यूज़ समझ लो इसको, ये करंट अफेयर नहीं है। रामनगर से रामवेल तक सड़क परियोजना। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बनासकाठा, ये सिर्फ न्यूज़ संबंधित है लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बनासकाठा जिले के दियोदर में एक पायलट परियोजना का उद्घाटन किया जो सहकारी संस्थाओं के बीच में अंतर सहयोग बढ़ाने पर। तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है कि सहकारी संस्थाओं के बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में पायलट परियोजना का शुरुआत कहाँ पर करी गई? बनासकाठा के दियोदर में, ठीक है। तो इसका जो सहकार से संबंधित दृष्टिकोण के आधार पर इसको शुरू किया गया। ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में विलियम लाई ने जीत हासिल की है जो कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुंबई में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 आयोजित किया। सिंपल, थोड़ा सा हल्का फुल्का, बस सिंगल लाइन याद रखना है। हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन जो कि आयुर्वेदा से संबंधित है, यूनानी से संबंधित, सब लोग जानते हैं, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। इसका सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में, दुबई में इसका दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। किसका? आयुष सम्मेलन दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कहाँ पर हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में। किसने आयोजित किया? विज्ञान भारत मंच और आयुष मंत्रालय ने आयोजित करवाया। मिशन 60,000 किस राज्य ने शुरू किया? बहुत बढ़िया भाई, हरियाणा ने शुरू किया। इसने कहा कि जिस परिवार की आयु 1.8 लाख रुपए से कम है उनको ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि माई स्कूल माई प्राइड हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुरू किया है। इसमें लोग क्या करेंगे? स्कूल को गोद लेंगे और वहां पर विकास करवाएंगे। इसका उद्देश्य यही है। प्रोजेक्ट शौर्य संकलन भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास को एक साथ डिजिटल रूप से संग्रह को लेकर के है। यानी कि 1948 से लेकर जब से मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से जो भी ऑपरेशन हुए, चाहे पाकिस्तान के साथ हो चाहे किसी भी देश के साथ हो, उनके गौरवशाली इतिहास को एक साथ डिजिटली रूप से क्या करेगा? कलेक्शन करेगा ये, ठीक है। और विश्व आर्थिक फोरम की 54वीं बैठक दावोस में आयोजित हो रही है। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर 3 दिनों का। 65 क्वेश्चंस इसमें सम्मिलित करे गए हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही आपको, अगर न्यूज़ भी नहीं पढ़ते हैं और ये करंट अफेयर आप पढ़ लेते हैं 3-4 दिन का जो मैं डालता हूँ, तो आपको न्यूज़ में जो भी रहता है वो सिंगल लाइन में भी डाल देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का है वो भी मैं डाल देता हूँ। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।